आइए हम सभी उपस्थित जन हजारों वर्षों से दुखों में, दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में डूबे हुए इस करोड़ों की जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए एक मंत्र के साथ भद्र की कामना करें। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, विश्वानिदेव मंत्र का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम। इस सारे आयोजन की केंद्र बन करके जो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हुए हैं, अपनी वकालत करते हुए मात्र धन पैसा कमाना ही जिनका उद्देश्य नहीं, बल्कि इस राष्ट्र की ओर अपना दृष्टिपात करके जो इसको गौरवशाली बनाना चाहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राकेश मुदगिल जी, प्रखर पत्रकार जिनको आप डिबेट्स में देखते होंगे और जो अभी अभी मुझसे पहले मराठी में आपको उद्बोधित करके गए हैं, श्रीमान अशोक वानखेड़े जी। इस मुंबई में इस आयोजन को विदा सिटीजन की ओर से करवाने वाले श्री राहुल पाटिल जी, श्री मनीष पाटिल जी, दिलीप पाटिल जी, उपस्थित महानुभावों और प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, यहां पर विषय है कि 35A, 35A एंड नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद। मैं दूसरे विषय को पहले उठाना चाहता हूं और आपके सामने एक प्रश्न करता हूं। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में निवास करते हैं, लेकिन आप सब इस राष्ट्र के प्रति सचेत हैं, इसीलिए यहां उपस्थित हैं। तो मेरा प्रश्न है कि ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र किसको कहते हैं? संपूर्ण विश्व मध्ये दो नीच राष्ट्र है। कौन कौन? एक महाराष्ट्र आणि एक सौराष्ट्र। कहते हैं संपूर्ण विश्व में दो ही राष्ट्र हैं, बाकी दो सब क्या है? राज्य हैं, प्रांत हैं, क्षेत्र हैं, पर राष्ट्र नहीं है। क्यों जी? बहुत आनंद हो रहा है। हाँ, आमचा महाराष्ट्र आहे, पण राष्ट्र आहे काय? राष्ट्र की शब्द की व्याख्या क्या है? राष्ट्र किसको कहते हैं? क्या होता है राष्ट्र? क्या धरती का टुकड़ा राष्ट्र होता है? क्या जनसंख्या अर्थात आबादी राष्ट्र होता है? क्या राष्ट्र के संसाधन जो देश की सीमाओं के भीतर संसाधन है, क्या इसको राष्ट्र कहते हैं? ये राष्ट्र क्या है? कभी आपने इस पर विचारा? शब्द हम खूब सुनते आ रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, और हमारे देश में इतनी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जितनी विश्व में कहीं नहीं है। अगर आप गिनने लग जाएंगे तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। राष्ट्रीय नाम से गिनी जाने वाली संस्थाएं कम, बोलो जी, नहीं पड़ेंगी। उनकी सूची लंबी है। राष्ट्र की सीमाओं के अगर आप धरती पर लिखने लग जाओ तो राष्ट्र की सीमाएं पार कर जाओगे, संस्थाओं की कमी नहीं पड़ेगी। फिर ये राष्ट्र क्या है? किसे कहते हैं राष्ट्र? हम सबको इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। अगर हम राष्ट्र को जानेंगे तब हम राष्ट्रवाद को समझ पाएंगे, और राष्ट्रवाद को समझेंगे तब हम इन छोटी छोटी सीमाओं से बाहर आ जाएंगे। किससे? जो कहते हैं ना, माझी खोली, माझी माझी माझा घर, माझी मुलगी, माझा मुलगा, माझी बायको आणि आमची मुंबई और आमचा महाराष्ट्र। हिंदी में कहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता।
बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा, देखो सबको याद है। मैंने पूछा राष्ट्र की परिभाषा समझते हो, किसी की आवाज नहीं निकली। मैंने पूछा राष्ट्र जानते हो किसे कहते हैं, किसी की आवाज नहीं निकली। लेकिन सबको पता है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। क्यों? हम इसी मेंटलिटी में जी रहे हैं, हम इसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। कैसे हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है, कैसे ऊपर उठ सकता है। हमारी भावी पीढ़ियां राष्ट्र को जानती ही नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं, समझाया नहीं। और बताए कौन? हमको ही पता नहीं। और जब हमको पता नहीं, हम देश को क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे? और अगर आपको राष्ट्र पता नहीं है, राष्ट्र की परिभाषा पता नहीं है, राष्ट्र का व्यापक आधार पता नहीं है, तो जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल मुंबई में होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। और हुआ है, मुंबई में हुआ है। सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए हैं, ट्रेनों में हुए हैं, घरों में हुए हैं, चौराहों पे हुए हैं। लेकिन क्या हमारी आंख खुली? नहीं, हम तो मस्त हैं। अरे जिन फिल्मी एक्टरों को हम देखते हैं, इन्होंने अपना चरित्र बेच डाला है, वो हमारे आदर्श पुरुष है। कैसे राष्ट्रवाद विकसित होगा? अरे आतंकवादियों के घरों में जाकर ये नाचते हैं, दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में ये सरोकार रखते हैं। क्या ऐसे लोगों को देख करके बनने वाली पीढ़ी राष्ट्र को बना पाएगी? बन जाएगा राष्ट्र। और जब राष्ट्र नहीं होगा तो महाराष्ट्र कहां होगा? विचार कीजिए। पूरे देश के बीच में बैठे हैं आप लोग, चारों तरफ है, ठीक है, मुंबई तो समुद्र तट पर है, लेकिन महाराष्ट्र तो लगभग बीच में आता है देश के, थोड़ा सा आगे पीछे। लेकिन अगर हम विचार कर पूर्वक इस बात को जान ही नहीं पाए, हम क्या देंगे अपने वंशजों को? आज हम छत्रपति शिवाजी की मूर्ति यहां रखे बैठे हैं, और अब तो मुंबई में समुद्र के बीच में किसी टापू पर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाले हैं। एक सबसे बड़ी मूर्ति बना चुके हैं सरदार पटेल की, एक छत्रपति शिवाजी की बनाने वाले हैं, शिलान्यास हो चुका है। क्या राष्ट्र बन जाएगा? मूर्ति बनाने से राष्ट्र बन जाएगा? क्या मूर्ति पर फूल चढ़ाने से, श्रीमान वानखेड़े जी ठीक कह रहे थे, क्या मूर्ति पर फूल चढ़ाने से, दीप जलाने से राष्ट्र बन जाएगा? हम छत्रपति इस भूमि पर खड़े हैं जो छत्रपति शिवा की भूमि है। हम उस भूमि पर खड़े हैं। एक साधारण सा बालक सुंदर युवती के सामने खड़ा था, और आप सब जानते हैं बीच में पर्दा पड़ा था, इस तरफ युवक है, इस तरफ युवती है, और ब्राह्मण लोग उद्घोष कर रहे हैं, सुमुहूर्ते सावधाना, सुलग्ने सावधाना। और वो युवक, आगे बोल दो, भाग गया और भागता ही चला गया। तब रुका जब उसे समझ आ गया कि अब किसी की पकड़ में आने वाला वो स्वामी समर्थ रामदास, उसकी भूमि है। ये वासुदेव बलवंत फड़के की भूमि है जिसने राष्ट्र के लिए प्राण दिए। ये चाफेकर बंधुओं की भूमि है, ये वीर सावरकर की भूमि है, ये तिलक और गोखले की भूमि है। लेकिन आज संपूर्ण भूमि पर रहने वाला मनुष्य सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए हम जी रहे हैं। हम अपने पूर्वजों का सब कुछ खो चुके हैं। जब तक हमारे देश के लोगों के आइकॉन ये होंगे, जब तक ये उनकी देखा देखी अपना चरित्र चिंतन और विचार चलाएंगे, तब तक इस राष्ट्र में मुंबई, कश्मीर जैसे सिलसिलेवार बम विस्फोट, असंख्य लोगों की हत्या रुकने वाली कहीं नहीं है। इसी भूमि पर आधुनिक युग के प्रवर्तक ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना इसी मुंबई नगरी में की, जिन्होंने कहा कि कोई कितना भी करे, माता पिता के समान प्रेम पूर्वक राज्य चलाने वाला क्यों ना हो, लेकिन दूसरों का राज्य कभी हितकारी नहीं होता। अपना राज्य चाहिए, अपनों का राज्य चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, तब उस पर परस्पर समझ सकता है कि इनकी पीड़ा क्या है, इनका
इनकी परेशानी क्या है, इनका उत्थान किसमें है, इनका पतन किसमें है। लेकिन अपना राज्य तो मिल गया, तब क्या हम उस उन्नति को प्राप्त कर पाए जिसको ऋषि दयानंद चाहते थे, जिसको समर्थ रामदास चाहते थे, जिसके लिए शिवाजी ने, किसके लिए लड़े थे वो, किससे लड़े थे वो, इन्हीं मिलेच्छों से लड़े थे ना, जो आज भी हमारे सैनिकों का खून बहा रहे हैं। अरे अपने पुत्रों का बलिदान गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, तब क्या कारण था कि उसके 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुन दिया गया था, क्या शर्त थी उनके सामने। हम सोचते हैं कि ये आतंकवाद आज आया है, ये टेररिज्म आज फैला है। अरे वो दोनों बेटे टेररिज्म के शिकार थे, आतंक के शिकार थे, उनके सामने शर्त थी, या तो दीवार में चुने जाओ और या तो मुसलमान धर्म ग्रहण, मजहब ग्रहण कर लो, धर्म नहीं मजहब। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको दीवालों में जिंदा चुन लिया गया। कहां राष्ट्र था, कहां राष्ट्रीयता थी। करोड़ों लोग थे इस देश में, उठ खड़े होते उन 2 पुत्रों के बलिदान के लिए, तो आगे से बलिदान की परंपरा रुक जाती, किसी को बलिदान देना नहीं पड़ता। लेकिन आज तक हमने निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी है, हम टहनियों को पकड़कर झूल रहे हैं, हम फलों को खा रहे हैं, हम फूलों को निकाल रहे हैं, लेकिन पेड़ की स्थिति क्या, मूल क्या है राष्ट्र का। जब तक उसको नहीं जानेंगे हम उन्नति की तरफ नहीं बढ़ सकते, हमारा अभ्युदय नहीं हो सकता। 35A एक टहनी है उस पेड़ की। अगर आपने वृक्ष को जान लिया, उसके मूल में आप चले गए, तो ऐसी ऐसी धाराएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मूल में नहीं गए, एक धारा को आपने काटा, दूसरी खड़ी मिलेगी, दूसरी को काटा, तीसरी खड़ी मिलेगी, और तीसरी को काटा, चौथी खड़ी मिलेगी। अर्थात 35A का इलाज नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। अगर राष्ट्रवाद नहीं है तो 35A का कोई इलाज नहीं है। 35A के इलाज के लिए आपको राष्ट्रवाद समझना होगा, और वाद मने तो आप सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्र मने समझना होगा। यह राष्ट्र शब्द संस्कृत भाषा की राजरी दीप्तौ धातु से बनता है। राष्ट्र का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति। प्रश्न उठता है, किसका प्रकाश? क्या भिन्न भिन्न मत पंथों का, संप्रदायों का प्रकाश? क्या बाबाओं के चमत्कारों का प्रकाश? बोलो जी, कौन सा प्रकाश? क्या आजकल जो नारा चल रहा है देश में, विकास का प्रकाश, कि हमारी सुंदर सड़कें हो, सुंदर पुल हो, सुंदर भवन हो, सुंदर सब कुछ सुंदर हो, किसके लिए हो? आतंकवादियों के लिए, इन 2-2 कौड़ी के मिलेच्छों के लिए? किसके लिए बना रहे हो? कौन इस पर रहने वाला है? कौन इस पर बैठने वाला है? कौन इस पर शासन करने वाला है? आपका भविष्य क्या है? लेकिन उद्देश्य याद रखना, लक्ष्य याद रखना कि हमें उस वेद की विचारधारा पर पहुंचना है जहां कहते हैं समाना हृदयानि वह, हमारे हृदय एक समान हो, हमारा विचार एक समान हो, हमारे अंतःकरण में जो भरा हुआ ज्ञान है वो एक समान हो। तभी हम कह सकेंगे कि हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के उत्थान पतन के लिए तैयार हैं। हम इसका उत्थान करेंगे, पतन से मुंह मोड़ेंगे, और याद रहे तभी ये हमारा देश कहलाएगा। इसका सबसे पहला, सबसे प्राचीन नाम था आर्यावर्त, और तभी हम कह सकेंगे जय आर्यावर्त। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुंबई जैसी नगरी में, जहां लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, वहां भी इन्होंने आप जैसे लोगों का समय निकलवाया और आप सब लोगों ने प्रेम से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।